दोस्तों हिमांशु के सेशन में आने का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हमारा आईसीएससी क्लास 10 का फर्स्ट लेक्चर बनने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस की, फिर उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। क्लियर है? तो आइए पहले हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से टॉपिक हम लोग पहले पढ़ेंगे और कौन से हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्लियर हो जाता है आज ही। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, सिलेबस की। क्लियर है? तो देखो सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा द पीरियोडिक टेबल है। तो देखो इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो मैंने अभी इसका लेक्चर्स डाले हैं क्लास 9 आईसीएससी के पूरे, मतलब कि समथिंग समथिंग 9th और 10th का जो कोर्स है समथिंग कुछ बहुत मैच है। ठीक है, तो ये बात ये कह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल के जो लेक्चर्स मैंने डाले हैं सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आप उनको देखिए। देखिए क्लास 10th की बात है, आप लोग आ गए, अब मैं कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इससे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, 9th का रिवीजन। तो 9th के रिवीजन के लिए 9th क्लास का रिवीजन करना चाहिए, तो मैंने रिवीजन के लिए आपकी वीडियोस डाल दी है पीरियोडिक टेबल्स के। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, पीरियोडिक टेबल के जितने भी वीडियोस हैं सारे आपको देखने हैं। क्लियर है? अब दूसरा चैप्टर आता है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो दूसरा चैप्टर क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। देखो पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करें तो क्लास 9 में हम लोगों ने मे बी समथिंग कुछ बहुत पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग से। ठीक है, तो हम जो लेक्चर लेने वाले हैं आज वो केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर होगा। क्लियर है? फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर आता है वो क्या होता है, एसिड बेस एंड साल्ट। क्लियर? जो एसिड बेस एंड साल्ट है इसको मैं स्टॉप करूंगा। ठीक है, इस चैप्टर को मैं स्टॉप करूंगा। ठीक है, फिर मेरा फोर्थ चैप्टर आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस चैप्टर को मैं स्टॉप करूंगा। इस कुछ चैप्टर्स हैं जिनको मैं स्टॉप इसलिए करूंगा क्योंकि मेरे कुछ चैप्टर्स आगे पीछे हुए हैं। आगे पीछे का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, मुझे नॉर्मली सब कुछ पता चल गया, अब एलिमेंट्स के बारे में पता होगा। जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग्स पढ़ेंगे तो जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में पता चल जाएगा, कंपाउंड किस एलिमेंट मतलब कि जैसे कि सोडियम है तो वो क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो उसके बाद चार्ज क्या है, कैसे आएगा, एलिमेंट रिएक्ट क्यों कर रहा है, स्टेबल होने के लिए, किस लिए। तो हम लोग इसलिए इसको पढ़ेंगे। एसिड बेस एंड साल्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री को मैं स्टॉप करूंगा क्योंकि क्या है कि केमिस्ट्री के जो एलिमेंट के जितने भी टॉपिक्स आते हैं मतलब कि मे भी हम समथिंग समथिंग सारा खत्म कर लेंगे, तो हम लोग नॉर्मल ये सब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हमें मजा आएगी। अब जैसे कि यहाँ पे देखो ना, साल्ट आ गया, एसिड आ गया, अब एसिड की बात आ रही है, हमने बताना शुरू किया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग चलते हुए चले जा रहे हैं। अब जब हम लोगों को यही नहीं पता होगा, कंपाउंड्स होगा कि ये हमारा एसिड है कि क्या है, सोल्यूशन है, जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक क्या हम ये सब पढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं ना। तो हम कुछ चैप्टर से स्टॉप करेंगे, पहले हम लोग उनके बारे में अच्छे से पूरा पढ़ लेंगे, पूरी एक चीज की जानकारी रखेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर? अब देखो दो चैप्टर्स मैंने क्या किया, स्टॉप कर दिया, ये लो 1 और 2। फिर हमारा फिफ्थ चैप्टर कौन सा आता है, इलेक्ट्रोलिसिस। इसको भी मैं रोकूंगा। ठीक है, फिर सिक्स्थ चैप्टर आता है मेटलर्जी। देखो मैं कुछ चैप्टर बस यही 4 चैप्टर को स्टॉप रखूंगा और कोई भी चैप्टर स्टॉप नहीं रखूंगा। इसके बाद जितने भी चैप्टर्स होंगे सारे के सारे पढ़ाऊंगा। क्लियर? अब देखो कुछ बच्चे सोचेंगे अरे सर आप ये चैप्टर से स्टॉप कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आपने पीरियोडिक टेबल भी नहीं पढ़ाया, आपने कह दिया क्लास 9th का रिवीजन करके आई। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, आप अगर इसको पढ़ के बैठे होंगे, मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के बाद मैं आपको पढ़ा दूंगा कंपाउंड की स्टडी बता दूंगा, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स मतलब कि जो जो है हमारे। ठीक है, मतलब कि 7th 8th 9th ये जो 3 चैप्टर है पूरे कंपाउंड के ऊपर स्टडी है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में बता दूंगा। और अगर मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा लगा कि आपको नॉलेज है ही नहीं पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो मैं पक्का वादा कर रहा हूँ मैं पीरियोडिक टेबल डायरेक्ट शुरू कर दूंगा। क्लियर है? क्योंकि मैं इसलिए स्टॉप करके रखा हूँ, अभी अभी मैंने हाल ही में पढ़ाया और मैं फिर से यही पढ़ाना शुरू कर दूंगा, तो यार कितनी बोरियत महसूस होगी ना, हमें खुद होगी। आप लोग तो देखें या ना देखें, जो बच्चे होंगे देखने वाले देखेंगे वीडियो, लेकिन
मैं खाली पीरियोडिक टेबल को ही लेके बनाते हुए चला जाऊंगा तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, तो मैं इसको रोकूंगा और आप लोग इसको रिवीजन करिएगा और बेहतरीन, मतलब कि मैंने जो आपको लेक्चर दिया वो 9th नहीं 9th और 10th कंबाइन पूरा है, क्लियर। तो उसको देखना है आपको। फिर उसके बाद मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, फिर मैं स्टडी करूंगा कंपाउंड्स की, फिर इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे ही मेरे 1 2 3 और एक ये 4 4 चैप्टर्स खत्म होंगे, इसके बाद मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर मैं इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाऊंगा, फिर मेटलर्जी पढ़ाऊंगा, फिर मैं एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, क्लियर है। ऐसे चलेंगे। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर की केमिकल बॉन्डिंग, क्लियर है। आज हम लोग बात करेंगे इसकी केमिकल बॉन्डिंग की। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, क्लियर है। ठीक है, ये कौन सा है मेरा चैप्टर सेकंड है। और ये मेरे हिसाब से क्या चैप्टर सेकंड ही रखते हैं, फर्स्ट अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। तो आइए केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बातचीत करते हैं, ओके। तो केमिकल बॉन्डिंग की जब बात कर रहे हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले ग्रुप 18 लेंगे हम लोग, ठीक है। देखो ग्रुप 18 के मैंने काफी सारे आपको नाम बताए थे, तो आपको काफी सारे नाम नहीं याद रखने, 2 से 3 नाम याद रखने हैं। देखो एक तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप। ये तो नॉर्मल हर एक बच्चे को पता होगा कि इसको जीरो ग्रुप कहते हैं। जिनके नंबर जीरो आते होंगे उनको भी पता होगा इसको जीरो ग्रुप कहते हैं। जिनके नंबर बहुत आते होंगे उनको भी पता होगा जीरो ग्रुप, लेकिन उसके अलावा भी उनको नाम पता होंगे। एक नाम होता है, देखो ग्रुप 18 का फर्स्ट नाम मैंने क्या बताया, जीरो ग्रुप, ठीक है। सेकंड नेम क्या होता है, इनर्ट गैस, फिर नोबल गैस। अगर आपके पेपर में ये 3 नाम आ जाते हैं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने तो जीरो ग्रुप पढ़ाया था, इनर्ट गैस नहीं पढ़ा, इनर्ट गैस पढ़ाया था, नोबल गैस नहीं पढ़ाया। बेटा ये तीनों चीज एक ही है, ठीक है, तीनों चीज सेम ही है और एक ही ग्रुप का नाम है, ग्रुप 18 का ही नाम है ये, ठीक है। तो इसमें परेशान मत होना। तो ग्रुप 18 की बात हम लोग क्यों कह रहे थे, क्यों कर रहे थे, यहाँ पे क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। अब देखो ये हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर क्या है, 2 8 18 36 54 86, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इनके एटॉमिक नंबर हो गए। अब बात ये आती है, ये एलिमेंट्स हमारे स्टेबल होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये जल्दी किसी से रिएक्ट कराते ही नहीं है। मतलब कि ये बात नहीं है कि मैंने बोल दिया स्टेबल हो गए और ये किसी दूसरे एलिमेंट से मतलब नहीं रखते, हाँ ये बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते किसी से, लेकिन क्या होता है इनको रिएक्ट कराने के लिए जो इनसे हाइयर होते हैं उन एलिमेंट्स का इनके साथ हम लोग यूज करते हैं, तब ये जाके रिएक्ट कराते हैं। वरना अगर हम लोग बात करें तो अगर हम कह रहे हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये जो एलिमेंट्स हैं ये खुद में स्टेबल होते हैं और ना ही ये किसी एलिमेंट्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो ये एकदम बिल्कुल राइट है। वरना एक बात और, जो एक्सीजेनॉन होता है ये भी अपना कंपाउंड बनाता है XCO4, ठीक है। तो इस तरह हमारे काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने अलग अलग बनाया करते हैं कंपाउंड, लेकिन क्या होता है अब वहां बात आती है, सर ये तो स्टेबल थे, दूसरे एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर कर सकते हैं। बेटा ये कर सकते हैं, लेकिन इनको क्या करना पड़ता है, इनको इनसे ज्यादा इनके मोस्ट पावरफुल रिएक्टिव एलिमेंट को लेके आते हैं कि जो स्टेबल होते हैं वही इनके साथ आते हैं रिएक्ट करने के लिए। अब मतलब कि क्या हुआ, अब ये बात तो हमारी समझो क्लियर हो गई, मतलब ये हमारे स्टेबल होते हैं और बाकी सारे जो हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। तो अब बात ये आती है एलिमेंट्स जो होते हैं वो खुद को मतलब कि वो रिएक्ट क्यों कराते हैं, वो रिएक्ट क्यों करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ। तो बात यहां पे है रिएक्ट, रिएक्शन।
अब यहाँ पे रिएक्शन की बात नहीं है, बॉन्डिंग, मतलब कि एलिमेंट्स जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग क्यों करा रहे हैं, ये बॉन्डिंग क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये खुद को स्टेबल करना चाह रहे हैं। मतलब की बात यहाँ पे ये आई, अब जैसे कि मेरे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने ही ले लिया पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है, एटॉमिक नंबर 19 होता है, ठीक है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो इसका क्या हो जाएगा 2881, क्लियर है। एटॉमिक वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो यही होगा ना। अब देखो यहाँ पे एक बात आती है, पोटेशियम के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होते हैं, तो लड़के इलेक्ट्रॉन तो बता देते हैं लेकिन प्रोटॉन में दिक्कत खा जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो परेशान नहीं होना है, एलिमेंट मतलब जितना हमारा एटॉमिक नंबर होगा उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही हमारे क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ये बात तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पोटेशियम ले लिया, अब KCl तो सुना ही होगा, सुना ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है, जैसे मैं पोटेशियम का लिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिया, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब नॉर्मल सी बात है, ये क्या चाहता है, खुद को स्टेबल करना। आप क्या चाहते हैं, आप भी पढ़ रहे हैं तो किस लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए, कि मैं एक जगह स्टेबल हो जाऊं, एक जगह आसानी से खड़ा हो जाऊं, कि कोई भी जॉब वहां पे स्टेबल हो जाऊं, कि आसानी से मेरे पास क्या हो, पैसा आए, लो पैसा लो, ठीक है। सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और ये क्या है, ये खुद को स्टेबल होने के लिए भाग रहा है। अब इसको पैसे की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं है, ये एक एलिमेंट है, लेकिन ये भी चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है, एज ए नोबल गैस की तरह, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये सोच रहा है मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी एक एलिमेंट को दे दूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। तो ये क्या करेगा, ये किसी ऐसे एलिमेंट को ढूंढेगा जिसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। लेकिन किसी एक ऐसे एलिमेंट को ढूंढेगा जिसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, और ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों एलिमेंट स्टेबल हो जाएंगे। सपोज दैट, जैसे कि मैंने लिया ना अभी KCl, तो यहां मैंने क्लोरीन की बात किया, तो क्लोरीन की जब मैंने बात किया तो क्लोरीन की एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है। तो देखो 17 होता है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूं तो कितना हो जाएगा 287, कुछ यही तो बनेगा। अब ये क्या करेगा पोटेशियम, ये सोचेगा मेरा एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा, खुद में स्टेबल हो जाऊंगा, क्लियर। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को। तो कुछ इसका डायग्राम पता कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, देखना। जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया पोटेशियम और यहाँ मैंने ले लिया क्लोरीन, ठीक है। अब देखो इसको स्टेबल होना है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। अब इसके पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब भाई साहब इसको भी क्या करना है, स्टेबल ही तो करना है, कितने हो गए, 6 हो गए ना, लो 7। अब यहां पे क्या होगा कि पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा, ट्रांसफर कर देगा। इसे क्या करें, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, क्लोरीन को दे रहा है ना। तो जैसे इसने क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो पोटेशियम क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर हो गया। अब देखो पोटेशियम मेरा क्या हो गया, कैटायन फॉर्म में आ गया है ना, और ये पहले क्या था, एक नॉर्मल फॉर्म, एक एलिमेंट था, एक एटम था मान लो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज में आ गया। अब यहाँ अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, मांगा ना, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन मांगा तो ये क्या हो गया, Cl माइनस, ठीक है। अब यहां पे देखो, जब पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया, जब पोटेशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8 कुछ इस पार्ट में बन जाएगा, जिसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको प्लस चार्ज आ गया, क्लियर है। अब क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ये क्या हो गया। अब दोनों एलिमेंट्स अगर देखें K प्लस और Cl माइनस दोनों को देखें तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, स्टेबल हो गए। अब देखो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मैं 2 बातें बोलूंगा। जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो प्लस माइनस को क्या करते हैं, माइनस, यही तो करते हैं, प्लस माइनस माइनस, बॉडमास रूल, ठीक है। प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, और माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यही तो करते हैं। सारी चीजों को भूल के प्लस माइनस को क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो
अगर हम लोग इसको केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोले, अगर हम लोग कैट आयन चार्ज और एन आयन चार्ज एक साथ लेते हैं, क्या कैट आयन चार्ज और एन आयन चार्ज को एक साथ लेते हैं, तो वो क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। मैं इसको क्या कहूंगा, बॉन्ड, या बॉन्डिंग करता है। सपोज दैट जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा नहीं, पोटेशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, क्लोरीन को दिया। क्लोरीन ने क्लोरीन ने पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, किया कि नहीं किया। जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया तो क्या हुआ, K+Cl-। अब देखो प्लस माइनस चार्ज मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर देंगे, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर। अब देखो हम लोगों ने एक चीज तो जान लिया कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्शन क्यों करते हैं, सॉरी रिएक्शन कह रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर करते हैं और वो खुद को रिएक्ट क्यों कराते हैं, वो खुद को स्टेबल होने के लिए रिएक्ट कराते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं। कुछ लोगों के दिमाग से ज्ञान के लिए, कि मेरे पास ज्ञान आ जाए और मैं सिलेक्शन पा जाऊं, या मेरे नंबर अच्छे आ जाए, हम लोग इसलिए पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल देखो ये एक हमारे मन की बात है, लेकिन रियलिटी क्या है, हमें स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जब तक हमारे पास क्या ज्ञान नहीं आएगा, जब तक हमारे पास क्या ज्ञान नहीं आएगा, तब तक क्या हम कहीं स्टेबल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कल जाके पेपर देके आएंगे अब 10th का, जब हमें केमिस्ट्री आएगी तभी तो हम पास होंगे, तभी तो हम 10th में स्टेबल हो जाएंगे। हाँ मेरा 10th तैयार है, अब मुझे 11th पढ़ना है, यही तो करेंगे। अब 10th में फेल हो जाओगे तो क्या ये कोई मतलब है, स्टेबल हुए आप, नहीं हुए ना। क्यों फेल हो गए, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं किया था। और यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, खुद को स्टेबल होना है तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। अब भाई सबका तरीका अलग अलग, किसी को पढ़ के स्टेबल होना पड़ेगा, किसी को बैठे बैठे पापा का बिजनेस देखा मैं स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। अब कोई ये सोच रहा है भाई इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास ज्यादा चीज है, अगर मैंने एक चीज 10 से निकाल दी तो भी मैं स्टेबल हो जाऊंगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट्स की बात की, तो एलिमेंट्स क्या है, सोच रहा है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन चला जाए मैं स्टेबल हो जाऊंगा, और क्लोरीन सोच रहा है मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो सब स्टेबल होना चाह रहे हैं। मैं एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल की बात है, मैं सबकी बात कर रहा हूं ऐसा। तो सब में एक ही चीज मैंने देखा कि जो भी लोग हैं, लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे एलिमेंट्स हो चाहे कंपाउंड हो, सबके सब लोग स्टेबल होना चाह रहे हैं। और जब एलिमेंट्स स्टेबल होना चाहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर। जितने भी एलिमेंट्स होंगे जब वो रिएक्ट करेंगे और वो खुद को स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, उसे ही हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब पोटेशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या होगा, स्टेबल हो गए। क्लियर है ना। तो देखो इतनी बात तो मेरी क्लियर हो गई। अब चलो हम लोग आगे की बात करते हैं। अब यहां पे एक बात आती है टाइप ऑफ मेथड। क्या टाइप ऑफ मेथड, हम कितने तरीके से स्टेबल हो सकते हैं। अब हम लोग कितने तरीके से स्टेबल हो सकते हैं। तो पहला तरीका मैंने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रोवैलेंट वाला, है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं। दूसरा क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और थर्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये मेरे 3 तरीके होते हैं। मतलब कि एक मैंने क्या अभी मैंने तुरंत पढ़ा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो मैंने पढ़ा ना। अब दूसरा क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हमारा होता है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अब हम लोग पहला टाइप पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे, फिर हम लोग तीसरा टाइप पढ़ेंगे। क्लियर है। अब पहला मेरा क्या है, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड।
अब ये क्या होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अभी हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म में पढ़ा कि एक एलिमेंट, मैंने दो एलिमेंट्स लिए और आपस में दोनों को एक दूसरे से क्या, एक इलेक्ट्रॉन एक ने दूसरे को दे दिया, दूसरे वाले ने पहले से दिया, एक को जरूरत थी, एक के पास ज्यादा था, यही मैंने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा, ये एकदम क्लियर था, ठीक है। और इसे ही हमने क्या कहा, ये हमारी केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने क्या कहा नॉर्मल फॉर्म में, हम लोग इसको आराम से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने जल्दी जल्दी में पूरा पढ़ लिया। अब हमारा पहला ही टॉपिक आ गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग जिस तरीके से होती है उसमें मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था और वही मेरा पहला टॉपिक आ गया। अब मैं इसको पढ़ने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, पहली चीज मैंने एक बात बताया, अगर मैंने सोडियम लिया, ठीक है, सोडियम लिया, ठीक है, सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, किसी मतलब कि बाहर कर दिया। जैसे उसने बाहर किया तो क्या हो गया Na+। अब देखो ये एक सोडियम होता, एक क्या हो गया Na+, मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नॉर्मल सोडियम हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक बात आई है, देखो हाँ ये कह रहे हैं, ये जो होता है इसको हम लोग ऐसे नॉर्मल फॉर्म में सोडियम लिखा तो इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम एटम, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम कैटायन, क्योंकि एक देखो मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है, एक मेरा क्या है सिंपल चार्ज में है। क्लियर हुई ये बात। अब देखो यहाँ पे एक बात आई, जब सोडियम जो होगा एटम फॉर्म में होगा, याद रखना, मैं एक नॉर्मल छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, इसको समझना खाली। जब सोडियम मेरा एटम फॉर्म में होगा तब ये बहुत ही पॉइजनस होता है, मतलब जहरीला होता है, ठीक है। और जब सोडियम क्या होता है पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन फॉर्म में होता है तब वो क्या होता है नॉन पॉइजनस, ठीक है। ये बात तो आपको अभी तक किसी ने बताया है, नहीं बताया होगा, मैंने बता दिया तो इधर तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो मैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहा था, तो मैं ये कह रहा हूं सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव किया तो यहाँ पे क्या बना Na+ बन गया, ठीक है। अगर इसी जगह मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, मान लिया भाई लाओ दो मुझे, ठीक है, तो क्या हुआ Cl-। ये तो बात क्लियर हो गई। जब कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, ना ही कि खाली सोडियम ना ही कि खाली पोटेशियम, कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया और दूसरे वाले एलिमेंट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे दो कंडीशन आई, दो एलिमेंट हैं, एक अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, उस ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। जब कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को दे रहा होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब कि कैटायन। और जो दूसरा एलिमेंट है पहले वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ले रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब कि एनायन। दो पॉइंट तो मेरे क्लियर हो गए, ठीक है। अब देखो यहां पे एक बात आती है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड की, तो यहां पे ये कह रहा है अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी, मैंने ले लिया लो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या, नाइट्रोजन तो मॉलिक्यूल्स होता है, मैंने ले लिया बोरान, ठीक है, बोरान ले लिया, नाइट्रोजन में भी गैस होती है, N2 गैस हो गई, नाइट्रोजन तो मेरा में भी एलिमेंट होता है तो वो एनायन चार्ज बना देगा, ठीक है। तो देखो बोरान ले लिया मैंने, ठीक है। अब बोरान क्या, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 5 होता है, ठीक है। अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो कितना हो जाएगा 2,3, 2,3। अब देखो इसकी दो कंडीशन है, या इसको स्टेबल होने के लिए या तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने किसी दूसरे एलिमेंट को रिमूव कर देगा। 2.1 रहना, या तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो 3 इलेक्ट्रॉन ये अपने किसी दूसरे एलिमेंट्स को दे देगा। जैसे इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो डबलेट फॉर्म में आ जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, या फिर इसको कोई 5 इलेक्ट्रॉन देगा तो भी स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट में आ जाएगा फॉर्म में। क्लियर। लेकिन कोई इसको 5 इलेक्ट्रॉन देगा, पॉइंट ये आता है, तो बिल्कुल भी नहीं देगा, कतई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। 1 रुपए की बात होगी तो तुम आसानी से दे दोगे, 1 रुपए की बात होगी तुम आसानी से दे दोगे, 2 रुपए की बात होगी आसानी से, 5 रुपए नहीं दोगे। सामने वाला अगर 5 रुपए से स्टेबल हो रहा होगा तो आप उसको नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे कि भाई उसको 5 रुपए क्यों दे, 5 तो मेरे पास खुद है, कोई मुझे 3 रुपए दे देगा तो मैं खुद स्टेबल हो जाऊंगा। क्लियर। अब वो बात अलग है कि आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े, अब आपने सोचा भाई ले लो, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है, कभी नहीं होने वाला। क्लियर। अब देखो यहाँ पे बात और वैलेंसी भी इसी जगह देखना समझना,
जो आउटर मोस्ट सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है, तो हमारी वैलेंसी 1 हो जाएगी। आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन तो हमारी वैलेंसी 1 हो जाएगी। आउटर मोस्ट सेल में अगर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमारी वैलेंसी 2 हो जाएगी। और आउटर मोस्ट सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3, तो हमारी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। क्लियर है। और अगर आउटर मोस्ट सेल में हमारी वैलेंसी क्या, सॉरी आउटर मोस्ट सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन 4 है तो हमारी वैलेंसी क्या हो जाएगी 4। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब बात आती है, जब ये हमारे 4 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए तो 5, 6, 7 और 8 की बात क्या होती है। भाई अगर 8 है आउटर मोस्ट सेल में तो वो तो स्टेबल हो गया ना, स्टेबल हुआ तो मतलब कि 8 को हटा दो, वैलेंसी 0 हो गई। क्लियर। अब 5, 6, 7 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब 5 है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत कितने स्टेबल होने के लिए, यहां पे तो ये 3 तक तो रिमूव कर सकता है, 4 तो हमारा एक्सेप्शन बन जाता है भाई, या तो मैं तो दे दूंगा 4 इलेक्ट्रॉन तो मैं 4 दे दे, दोनों पार्ट चल रहा है ना, तो 4th को भी हटा दो। 5, 6, 7 की बात करेंगे तो 5 को बात करें तो इसको स्टेबल होने के 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा तो स्टेबल हो जाएगा, बट क्या ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, बिल्कुल नहीं देगा। तो देखो इसकी वैलेंसी फिर क्या हो जाएगी, जिस भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। आउटर मोस्ट सेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। अगर आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। जैसे कि एक इसका एग्जांपल लेते हैं, एक इसका एग्जांपल लेते हैं और एक इसका भी ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन। अगर मैं नाइट्रोजन एलिमेंट लूं तो इसका क्या हो जाएगा 2,5। क्लियर। अब इसको स्टेबल होने की बात करें तो इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है कि नहीं। अब इसको कोई 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 3। ठीक है। अब नाइट्रोजन के बाद क्या आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा मेरा, देखना ऑक्सीजन तो 2,6 हो जाएगा। तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसको जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। और जब मैं 7 की बात करूंगा तो हाइड्रोजन गैस HCl, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइन, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन सब की वैलेंसी 1 होती है। इनके आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे पहले मैंने ऑक्सीजन की बात किया था, उसमें ऑक्सीजन, सल्फर जितने भी आते हैं सारे की सारे के आउटर मोस्ट में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखो मैंने एक बात तो क्लियर कर दी है यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कि आउटर मोस्ट सेल में अगर मेरे पास 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, दो, एक या एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन है, और अगर मैंने वो इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दिया, वो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, तो मैंने वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे मैंने किसी दूसरे एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया और दूसरे एलिमेंट ने उसको क्या किया एक्सेप्ट कर लिया। मे बी जैसे कि मैंने लिया बेरिलियम, कितना होता है 2,4 होता है, ठीक है। अब बेरिलियम की जगह मैंने इधर ले लिया Cl, Cl क्यों ले लें, 2,2 होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन गैस ले लिया, तो यहाँ पे एक बात देखो ऑक्सीजन का क्या होता है 2,6, तो यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही। ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रहा है कि नहीं, तो ऑक्सीजन को अगर ट्रांसफर करेगा तो डबलेट फॉर्म में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है। और जैसे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ऑक्टेट फॉर्म में आ जाएगा, आउटर मोस्ट में ऑक्टेट हो जाएगा ना, तो ऑक्टेट फॉर्म में जैसे आया तो ये भी स्टेबल हो गया। तो देखो जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो बेरिलियम के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं इसका मे भी नॉर्मल फॉर्म ऐसे बना दूं BO तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बना दूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, वो नॉर्मल फॉर्म में ना एग्जांपल लेके देखना, सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्म में चलूंगा तो मे बी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है ऑक्सीजन को, बेरिलियम क्या कर रहा है ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यही तो हुआ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मैंने एक छोटा सा पॉइंट दिया, उसको बेहतरीन कंटेंट समझाते हुए चले गए धीरे धीरे। मतलब मैंने क्या किया, 1 या 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर हैं, 2, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वो क्या कर रहा है ट्रांसफर कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को, वो क्या हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब यहां पे दूसरा पॉइंट आता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात आई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अभी भी आप परेशान नहीं हुए कि सर आपने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो डायरेक्ट बता दिया, कॉपी में तो इतना बड़ा लिखा, आपने इतना बता दिया। भाई टाइम आएगा सब पढ़ाया जाएगा, अभी सिर्फ धीरे धीरे आपको समझना है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। ठीक है, अभी जैसे ही आपका पॉइंट आएगा मैं एक एक टॉपिक उठाऊंगा। मान लो अगर मैंने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड उठाया तो पूरा लेक्चर इसी के ऊपर बना दूंगा, क्लियर, सिर्फ इलेक्ट्रोवैलेंट के ऊपर। दूसरा मैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि मेरे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उसके ऊपर पूरा बना दूंगा, क्लियर। थर्ड मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पूरा मैं उसके ऊपर बना दूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ आप समझिए होता क्या है, होता क्या है, बस यही समझना है। ठीक है, अब देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हुई तो यहाँ पे क्या हुए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्हें कहते हैं, जिनके बीच में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले HCl लिया था ना, उसी को लेके चलते हैं, क्लियर। अब देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन लिखा है यहाँ पे, पता तो सबको ही है। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतने ही तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही उसके पास प्रोटॉन होंगे, क्लियर है। तो हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो लो मैंने एक बना दिया, क्लियर है। क्लोरीन की बात हुई तो यहाँ पे कितने हो गए, 2,8,7, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, क्लियर है। अब देखो एक बात देखना है यहाँ पे, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो K में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन आते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, इन्हें एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए कि इससे स्टेबल हो जाएगी डबलेट फॉर्म में, क्लियर है। यही बात यहाँ पे कर रहा हूं मैं। अब किसी के दिमाग में सर एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए हाइड्रोजन को, हम 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि के सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जैसे उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा वो के सेल में आ जाएगा और डबलेट फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है Cl में, Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये ऑक्टेट फॉर्म में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा एज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में, क्लियर है। फिर ये भी संकी हो जाएगा, इसको भी किसी से मतलब नहीं होगा, ये भी सोचेगा हाँ बस क्या है, हाँ मैं स्टेबल हूँ, यही चलेगा। यहाँ पे क्लोरीन भी बोलेगा क्या बात है, बताओ क्या है, मैं तो स्टेबल हो गया, अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था हाइड्रोजन से, लेकिन वो सबसे अकड़ की बात कर सकता है, हाइड्रोजन से नहीं करेगा बात। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन से बात करेगा हाइड्रोजन को गुस्सा आ जाएगा। हाइड्रोजन भी स्टेबल है, क्लोरीन भी स्टेबल है, अगर उसको गुस्सा आ गया तो क्या करेगा, भाई मेरा इलेक्ट्रॉन लाओ, तुम बहुत बोल रहे हो, मेरा इलेक्ट्रॉन, मैं भी अनस्टेबल तुम भी अनस्टेबल, लेकिन हाइड्रोजन भी गलती नहीं कर सकता है, तो ये दोनों आपस में लड़ नहीं सकते। मतलब इन लोगों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि इनको कोई आसानी से तोड़ ही नहीं सकता है। जैसे ही टूटेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात चल रही है, एसिड तो बनेगा ही बनेगा ना। अगर जैसे इन दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड आएगा ये तो टूट ही नहीं सकता, अगर टूटेगा तो एसिड कैसे बनेगा, फिर सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे यही बात चल रही है। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। अब यही तो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 1 की जरूरत है। तो ये दोनों आपस में बातचीत करेंगे, जैसे पड़ोसी नहीं होते, दो पड़ोसी आपस में रहेंगे। एक ने कहा यार मेरे घर में आटा खत्म हो गया, जरा सा थोड़ा आटा दे दो आके, उसने कहा ठीक है ले लो, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं भी तुमसे लूंगा आके। यही तो होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब हम और तुम, सपोज हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तुम मेरे सामने बैठे हो, अब मुझे 100 रुपए की जरूरत है, मैंने तुमसे कहा कि बेटा मुझे 100 रुपए दे दो, तुमने कहा ठीक है सर दे तो देंगे बट एक शर्त पे है। मैंने कहा क्या शर्त है, कि जब मुझे जरूरत होगी तो आप भी मुझे देंगे, अगर ये चीज रहेगी तभी मैं दूंगा वरना नहीं दूंगा।
क्लियर है? तो मैं स्टेबल होने के लिए क्या कहूंगा, अच्छा दो मैं तुम्हें दूंगा, तुमने मुझे दिया, हमने तुमको दिया। क्लियर है बात? तो यही चीज यहाँ पे चल रहा है। हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को, सॉरी हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से ले लिया और क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लिया। तो दोनों आपस के बीच, दोनों लोग आपस में क्या बना लिए, HCl, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, दो पॉइंट्स हमारे हो गए हैं क्लियर।